बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग इब्न कासिम का दौरा किया है। मेयर कराची की जानिब से 130 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क में तज़ीन और आराइश के काम का भी जायज़ा लिया गया है। बाग इब्न कासिम ने दौरे मेयर कराची का कहना था कि ये पार्क एक है, यहाँ साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक पर इस पार्क में खेलों और तफरीह की दीगर सहूलियात भी मुहैया करेंगे। साहिल समंदर पर वाक़या बाग इब्न कासिम अपने डिज़ाइन और महल्ली वकूअ के बाइस कराची आने वालों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। यहाँ फुटसॉल की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। कराची के पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगह को बेहतर करेंगे ताकि शहरी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस शहर में बड़ी तादाद में दरख्त लगाना ज़रूरी है। हर टाउन में अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें मानसून बारिशों के इंतजामात के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। आपको बता रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान का इजलास हुआ है, जिसमें मानसून बारिशों के इंतजामात के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान के साथ आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में करमुल्ला वकासी, डिप्टी कमिश्नर जनूबी मंजूर अहमद कंदरानी के एमसी के मुतल्लिका अफसरान भी शिरकत हुए। मानसून बारिशों से कबल MA जिन्ना रूट पर ग्रीन लाइन के काम को मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ऐसा कहना था। MA जिन्ना रूट पर बरसाती पानी की निकासी के चोकिंग पॉइंट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि पानी जमा ना हो। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ऐसा कहना था। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आला सतह अफसरान का जो है इजलास हुआ है। इस इजलास में करमुल्ला वकासी, डिप्टी कमिश्नर जनूबी मंजूर अहमद कंदरानी, MC के मुतालिका अफसरान भी शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मानसून बारिशों से कबल जो है MA जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन के काम को मुकम्मल कर लिया जाए। MA जिन्ना रोड पर बरसाती पानी की निकासी के चॉकिंग पॉइंट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि पानी जमा ना हो। उनका ये कहना था कि नुमाइश से म्यूनिसिपल पार्क तक ग्रीन लाइन बस रैपिड सिस्टम के काम को तेज़ किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत कराची में जारी दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी अफसरान की जानिब से जो है ब्रीफिंग दी गई है। इस ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने नेशनल रोड की तामीर को मुकम्मल कर लिया है और मंगोपीर रोड की एक साइड को अगले 3 माह में मुकम्मल कर लेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मंगोपीर रोड पर 1.5 अरब रुपए की लागत से पानी की लाइन भी डाल दी गई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मंगोपीर रोड की तामीर में हायल तमाम तर तजावज़ात को जो है ख़त्म किया जाए। मंगोपीर की दूसरी साइड पर अखराजात का तखमीना लगाकर पेश किया जाए। जी तखमीना लगाकर पेश किया जाए। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में मानसून के पेश नज़र नाज़माबाद टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद जफर ने अफसरान और अमले को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट, सफाई सुथराई और मशीनरी ना मिलने का भी शिकवा कर दिया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून की पहली बारिशों की प्रोडक्शन सामने आ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक रोज़ के बाद जो है कराची में तेज़ बरसात का या मुतदिल बरसात का जो है वो इम्कान है और इस सिलसिले में जो बल्दियाती इदारे हैं और ख़ास तौर पे जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। नाज़माबाद से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नाज़माबाद के नौ मुंतखब चेयरमैन मुजफ्फर साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, रेन एमरजेंसी के हवाले से अब तक क्या इक़दाम आपकी जानिब से उठाए जा रहे हैं? शहरियों को रिलीफ कैसे मिलेगा? शहरियों का इंशाल्लाह हमने पूरा एक प्लान बनाया है। इसमें चॉकिंग पॉइंट की निशानदेही है और हमारा जो सैनिटरी स्टाफ है वो भी, और जो हमारा ये है अपना वाटर सीवरेज बोर्ड का अमला है, दोनों को डे नाइट शिफ्ट पे 24 घंटे अवेलेबल, 24 घंटे इनके नंबर खुले हुए होंगे। हमारा सबसे जो बुरा इलाका है वो है कश्मीरी महल्ला UC7 में। उसके बारे में हमें पता है कि वो उसने डूब जाना है ज़रा सी भी बारिश में। उसके हवाले से हम बहुत परेशान हैं।
اور وہ وجہ وہاں پہ گجر نالہ بن رہا ہے جو کہ یہ NLC والے بنا رہے ہیں. تو میں آپ کے بساست سے ان سے کہوں گا, NLC والوں سے کہوں گا کہ پلیز اس کو دیکھ لیں, وہاں پہ کچھ ڈرینیج کا معاملے دیکھ لیں کیونکہ وہ NLC کے پاس ہے. یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تیز بارش ہو گئی تو ناظم آباد میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی اس جو آپ ناقص کارکردگی بتا رہے ہیں اس کے سلسلے میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مشینری ساری انہوں نے دینی ہے, سب کچھ جو یہ بات کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے ہیں. جنہوں نے جو مشینری دینی ہوتی ہے وہ مشینری پوری دیتے ہی نہیں. آج بھی پوری مشینری نہیں ہے, صحیح ہے نا. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تمام ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ٹاؤن ناظمین کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں وہاں پہ تو رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, لیکن شاکی دکھائی دیتے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عملے سے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تیز برسات ہوئی تو اگر کچھ پرابلم پیدا ہوئی تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ سندھ سالڈ بورڈ ہوگا. جی DHM میں مونسون کے پیش نظر تیاریاں جاری ہیں. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر انور زیب کہتے ہیں اس بار نالے بنا دیے ہیں اور پمپس بھی 400 کر دیے گئے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ڈیفینس میں. حال ہی میں ہمیں جو ہے وہ DHM میں کافی جگہوں پر جو ہے وہ کھدائی اور ترقیاتی کام جو ہے ہوتے ہوئے دکھائی دیا. کہیں کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوا اور کہیں کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا. اب جو ہے وہ مونسون کا سیزن بھی ہے تو DHM میں جو ہے وہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بھر جاتا ہے. اس وقت جو ہے میرے ساتھ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ہے وہ کلیکٹیو ممبر موجود ہیں انور زیب. ان سے جانتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے گا اس بار جو ہے وہ کتنی تیاری ہوئی ہے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ہے وہ بارشوں کے لیے؟ آپ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ جو یہاں پہ برساتی نال اور ڈرینیج سسٹم کے حوالے سے جو کام یہاں پہ چل رہا ہے اس کے اوپر عوام کی توجہ جو آپ نے دلائی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے کہ آپ نے خود دیکھا کہ 2020 کی بارشوں کے دوران DHA مکمل طور پہ یہاں پہ بڑے نقصانات ہوئے. عام ریزیڈنٹ کی جو ہمارے DHA ریزیڈنٹ تھے ان کے نقصانات ہوئے, مگر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے اور DHA بالخصوص کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے یہاں پہ جس طریقے سے تیاریاں کی, جو ہمارے پاس پمپس وغیرہ نہیں تھے وہ پمپس خریدے گئے. جو چھوٹے پمپس ہیں ہمارے تقریباً 50 کے قریب تھے اس وقت. الحمدللہ اس کی کیپیسٹی کو بڑھا کے تقریباً 400 کے قریب ہمارے پاس اس وقت چھوٹے پمپ موجود ہیں. جو بڑے پمپ اس وقت میں ہمارے پاس موجود نہیں تو ان کی خریداری کی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ جو 2023 کی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ عنقریب 8 جولائی سے شروع ہونے والا, اس کے لیے پورے کراچی کے اندر جتنی بھی میونسپل باڈیز ہیں ان کا سب سے بہترین انتظامات جو کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوئے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً 1500 کے قریب ہم نے اپنی لیبر جو ہے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے یہاں پہ DHA کے مختلف علاقوں میں ابھی سے پچھلے 1 مہینے سے یہاں پہ ایکٹیو کیے ہوئے ہیں. اور تقریباً چھوٹے 400 کے قریب ہمارے پمپ اور بڑے تقریباً 50 کے قریب ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ آپ پورے DHA میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے DHA نے محنت کی, جس طریقے سے DHA نے ڈرینیج سسٹم پہ کام کیا اور برساتی نالے پورے DHA بھر میں بنائے گئے اور 3 سٹیپس میں اس کو ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو 2023 کی بارشیں ہوں گی مونسون کے حوالے سے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ اور DHA انشاءاللہ بہترین کردار اپنا ادا کرے گا. جی بالکل, یقیناً آپ نے سنا کہ انور زیب کا یہی کہنا ہے کہ اس بار جو ہے ہم بارشوں کے لیے جو ہے وہ پورے طریقے سے تیار ہیں اور جو پمپس کی اور جو نالوں کی ہمارے پاس کمی تھی ان کو بھی جو ہے انہوں نے فل کیا ہے, بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کیا ہے. اگر اس بار جو ہے بارشوں کا سیزن ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ شہریوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. جی بات کریں شہر قائد کے موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ گرمی کی شدت برقرار ہے. پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. حبس کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی 4تھے نمبر پر آ گیا ہے. موسم کا مزید احوال جانیں گے ہماری نمائندہ رابیل اشرف سے. جی رابیل بتائیے گا. جی بالکل, محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر قائد میں گرمی کی پیشگوئی کر رکھی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی. آج بھی شہر میں جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہا. شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. حبس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے. ماہرین صحت نے بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کر رکھی ہے. اسی طرح شہر میں جو ہوا چل رہی ہے اس کی رفتار 33 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب بتایا جا رہا ہے وہ 49% بتایا جا رہا ہے. اگر آلودگی کی بات کی جائے تو شہر قائد میں آلودگی جو ہے وہ تاحال برقرار ہے. پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے آج وہ 4تھے نمبر پر آ گیا ہے, جبکہ صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا تھا کہ شہر قائد میں جو آلودگی تھی وہ پاکستان میں وہ 3رے نمبر پر تھا. اس وقت جو ہے شہر قائد میں آلودگی میں پاکستان 4تھے نمبر پر آ گیا, جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ اس وقت
शहर का 13वें नंबर पर आ गया है, जबकि हवा में जो आलूदगी के ज़र्रात है उनकी तादाद 90 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि माहिरीन सेहत ने मशवरा ये दिया है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और गैर ज़रूरी तौर पर जो है बाहर ना निकले, क्योंकि हफ्सी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। जी, मुआशी माली साल 2022 से 23 के इख्तिताम पर कराची बंदरगाह पर मजमूई तौर पर दरामदात और बरामदात कार्गो की हैंडलिंग 41.85 मिलियन टन रही, जबकि कंटेनर्स की हैंडलिंग 1.93 मिलियन 20 फुट यूनिट कंटेनर्स रही। पिछले साल मुआशी साल 2021 से 22 में दरामदात और बरामदात की मजमूई हैंडलिंग 51.71 मिलियन रही है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी, कराची पोर्ट ने जो माशी साल जो है 2022-23 के इख्तिताम पर कराची बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि कराची पोर्ट पर मजमूई तौर पर दरामदात और बरामदात की हैंडलिंग 41.85 मिलियन टन रही है और माली साल में कराची पोर्ट पर कंटेनर की हैंडलिंग 19.3 लाख टन 20 फीट के जो कंटेनर थे उसकी हैंडलिंग की गई है। और मजमूई तौर पर यह बताया गया है कि जो रिपोर्ट में सबसे अहम कि माली साल 2022-23 में मुख्तलिफ जहाज़ों की बंदरगाह पर हैंडलिंग की गई, जिनमें 905 कंटेनर के जहाज़ थे, 161 बल्क कार्गो थे, 165 जनरल कार्गो थे, 406 जो है ऑयल टैंकर के जहाज शामिल हैं। और यहाँ बताएं कि पिछले माली साल से मुकाबला करें तो मजमूई तौर पर दरामदात और बरामदात के कार्गो हैंडलिंग में कमी देखी गई है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि माशी सुस्त रवि और साथ साथ देखा जाए कि जो बरामदात है उसका डाटा भी कम हुआ है, इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ लगी थी उसकी वजह से भी कम हुई है, जिससे उसकी आमदनी भी मुतासर हुई है। जी, मुतासर हुई है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लियारी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। लियारी की यूसी 11 बगदादी में मकीन पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। यूसी चेयरमैन असलम मेमन ने शिकवा किया कि लियारी के मसाइल अक्सर व बेशतर इंतजाम की नज़रों से ओझल रहते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी की यूसी 11 में नवाबाद में, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन मौजूद हैं। और जैसा कि हम देखते आते हैं कि लियारी की आवाम को हमेशा जो है मसाइल दरपेश रहते हैं, कभी लोड शेडिंग का मसला, कभी गैस का बहरान। इसी के साथ साथ जो है अगर हम लियारी के इलाके में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर जो है गंदगी और सफाई के मसाइल भी दरपेश है लियारी की आवाम को। यहाँ के चेयरमैन के साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन मसाइल का हल क्या है। जी बताइएगा। असल में हमारा ये जो इलेक्ट्रिक है, पहले हमारी जो KSC थी तो वो सही थी, अभी ये के इलेक्ट्रिक हो गई है तो बड़ा प्रॉब्लम है। और ये क्या इनको बताएं, हम अल्फाज नहीं हमारे पास जो इनको हम कहें क्या। 16 घंटे जो है लोड शेडिंग है। अभी कल एक हादसा हो गया, जनरेटर चलाया था, 5 बंदे बेहोश हो गए। क्या ये तो अच्छा वक्त किसी को पता चल गया, वो उधर से निकाल के उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये के इलेक्ट्रिक का आलम है। बहुत सारे अभी गैस हमारे इलाके में है नहीं, रमज़ानों से गैस गई हुई, अभी तक गैस नहीं है। क्या वैसे तो 8-9 महीने हो गए, पर हम थोड़े गैस है तो वो भी नहीं है गैस। हम उसके लिए गैस कंपनी में भी गए थे, MD से मुलाकात की, पर कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या सफाई का मसला आप देख रहे हैं, सफाई को अभी कोशिश कर रहे हैं। हम आए हैं, अभी चेयरमैन मेयर भी हमारा है और हमारा टाउन का नासिर करीम भाई भी आए हैं। उसने उनको कहा है कि अपना कुबला दुरुस्त करो और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पहले हाल। अभी पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मैं एज ए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हूँ और पीपल्स पार्टी अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करे। बिलावल भुट्टो का विज़न है, लियारी में ककरी ग्राउंड में बिलावल भुट्टो साहब आए थे, उसने भी बहुत सारी बातें यहाँ की है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम इब्तिदा है, इंशाल्लाह ताला आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि लियारी के अवाम को मसाइल तो दरपेश हमेशा से ही हैं, लेकिन जो है हम बतौर चेयरमैन मैं भी इन मसाइल पे जो है काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी इन मसाइल पे तवज्जो दे रहे हैं और इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी के इलेक्ट्रिक के रवैये से परेशान खातून वफाकी मुतसिब के दफा तक के चक्कर लगाने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख और जुर्माने आयद करने का मुतालबा कर दिया। अदालत ने नेपरा के इलेक्ट्रिक हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फरीकैन से आइंदा समाअत 7 अगस्त पर जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दरखास्त गुजार खातून शमीम अख्तर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 किलो वोट के बजाय 3.5 किलो वोट के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है। बहार कॉलोनी लियारी के 7 गज के घर में 18,000 रुपये का बिल भेज दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक के दफा तक के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतसिब आला के हुक्म पर भी के इलेक्ट्रिक अमल दरामद नहीं कर रही। के इलेक्ट्रिक का
लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। लोगों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। ओवर बिलिंग को ठीक करके रकम वापस दिलवाई जाए। के इलेक्ट्रिक पर जुर्माने भी आयद करने की इस्तदा है। अदालत ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम फरीकैन से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। कराची की बेशतर सड़कों की तरह शाहराह कायद भी ज़ब्बू हाली का शिकार है। गुज़श्ता 5 साल से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। मसरूफ़ तरीन शाहराह होने के बावजूद इसकी तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, कराची की बेशतर सड़कें जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं और उन पर जो गाड़ियां चलाना या पैदल चलना नहायत जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त भी मौजूद हूँ शाहराह कायदीन पर, जिसकी एक जानिब खुदादाद कॉलोनी जबकि दूसरी जानिब लाइन्स एरिया है, जबकि ये कायदे आज़म के मज़ार से अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ जा रहा है। और इस सड़क की भी जो सूरत हाल है वो नहायत परेशानी में मुब्तला कर देती है यहाँ से गुज़रने वालों को, ख़ासकर यहाँ पर इर्द गिर्द कारोबार करने वाले हैं। यहाँ के एक मकीन मौजूद हैं जो करीबी रिहायशी इलाके में रहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। हमें बताएगा कब से ये सूरत हाल है सड़क की? ये टूट फूट तकरीबन 5 साल कम से कम हो गए हैं इस बात को। पहले तो ये होता था कि मुहर्रम आने से पहले बना दिया करते थे सड़क, हम लोग शुक्र अदा करते थे कि मुहर्रम आए और सड़क बनी। मगर पिछले 2 साल से मुहर्रम में भी ये लोग यहाँ सिर्फ ये मिट्टी और कंक्रीट डाल के चले जाते हैं, मगर सड़क नहीं बनाते। और इसकी वजह से यहाँ बड़े आला क्वालिटी के गड्ढे बन गए हैं, जो छोटी गाड़ियाँ तो दूर की बात है, बड़ी गाड़ियों को भी ख़राब कर देते हैं। आप अगर अपना कैमरा घुमाएं तो एक ट्रक उसका व्हील निकल के वो पड़ा हुआ, सामने एक कोच खड़ी हुई है जो बिल्कुल बीच रोड पे खड़ी है। ये खड्डे आमतौर पर ट्रैफिक जाम भी कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि गाड़ियों को नुकसान भी दे रहे हैं। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इस सड़क की जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता 5 साल से यही है और पिछले 2 साल से तो ये हो रहा है कि जब मुहर्रम का महीना भी आता है तो इस पर मलबा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में जब बारिशें होती हैं तो इसकी वजह से इसकी जो सूरत हाल है वो नहायत ख़राब हो जाती है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, ख़ासकर जो छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको शदीद नुकसान भी पहुँचता है। और आगे से जो पानी आता है, यहाँ से गुजरने वाले हैं, यहाँ के इलाका मकीन हैं जिनका रोज़ का गुजर बसर है, उनके कपड़ों पर भी जो है वो कीचड़ आता है, छींटे आते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी इसकी वजह से मुतासिर ही रहती है। जी, शहर के बीचों बीच एक मकाम ऐसा भी है जिसे गाड़ियों का कब्रिस्तान कहा जाता है। गुलशन इकबाल में अब तक 37,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सरकारी तौर पर लाई गई हैं। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक ऐसे मकाम पे मौजूद हूँ जिसे गाड़ियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये मुकाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद गुलशन इकबाल के करीब वाक़ है। इसे नज़ारत का नाम दिया जाता है। यहाँ पर वो गाड़ियाँ लाई जाती हैं जो कि केस प्रॉपर्टी या फिर FIR की बद में गाड़ियाँ जमा होने के बाद थानों से यहाँ पर गाड़ियों को लाया जाता है। यहाँ पर अगर गाड़ियों की तादाद की बात करी जाए तो अब तक यहाँ पर 37,000 के करीब गाड़ियाँ लाई जा चुकी हैं। और नज़ारत के अगर हम क़याम की बात करें तो 1952 में 7 एकड़ के रकबे के ऊपर नज़ारत का क़याम अमल में लाया गया था। और यहाँ पर उन गाड़ियों को भी रखा जाता है जो कि बाद में जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और बाद में फिर उन्हें ऑक्शन करके बिडर्स के हाथ में दिया जाता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और पुर्जे जिनके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये बात भी बताने वाली है कि नज़ारत के अंदर अब जगह भर चुकी है और मज़ीद गाड़ियों को यहाँ पर नहीं लाया जा रहा। और नज़ारत के हवाले से ये बात भी बतानी ज़रूरी है कि अब इसकी जगह इतनी भर चुकी है कि दीवार इसकी टूट चुकी है, चारों दीवारियाँ टूट चुकी हैं और अब यहाँ पर इसको जो है आसान हदफ नशे के आदी अफराद ने बनाया हुआ है। जी, कराची शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 170वीं पासिंग आउट परेड मुनाकिद की गई। परेड में जवानों ने महारत का अमली मुजाहरा भी पेश किया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी उन्हीं जवानों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है वो 117वीं जो है वो पासिंग आउट परेड जो है वो आज हुई है, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध और IG सिंध थे। ये वो जवान हैं जिन्होंने आज अपनी पासिंग आउट परेड जो है वो करके दिखाई है। इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आज हमने देखा एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ और आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। क्या समझते हैं कितना मुश्किल टास्क है ये करना? जी, ये बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा अभी हमारा डेमो हुआ, ये पिछले हम 3-4 महीने से इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी कितना मुश्किल था। लड़कों ने बहुत हिम्मत दिखाई है और ये डेमो पेश किया है। अच्छा, क्या समझते हैं कि कोई भी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं?
हाँ, ये जो हमने डेमो दिया है ये है कि विदाउट वेपन अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो वहाँ सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है और हर सिचुएशन में कैसे उसको जो है ना। और भी जवान मौजूद हैं, ये बताइएगा। हमने देखा आप लोगों ने एक बहुत शानदार जो है वो डेमो देकर दिखाया आज, और कितने माह आपको ये लगे हैं इस सब को जो है वो सीखने में? जी हमें 3 माह लगे हैं इस जो प्रैक्टिस में ना ये सीखने में, हमें 3 माह लगे हैं इस डेमो सीखने में। ये कहीं भी कोई भी ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो हम इस डेमो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कमांडो ग्रुप हैं और इसके लिए हमने 3 माह पूरी प्रैक्टिस की हुई है। सिंध पुलिस के जवान हैं जिन्होंने आज डेमो देकर दिखाया है कि अगर कोई टेररिस्ट भी अटैक होता है तो उसके लिए भी उनका सामना मुकाबला करने के लिए ये रेडी हैं, और अगर कहीं आग लग जाती है तो उस पर भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर अमली तौर पर आज जो है वो डेमो देकर दिखाया था। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तकरीब में मौजूद थे, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी मौजूद थे। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की उनको जो है वो बाकायदा इनाम भी जो है वो दिया गया है। और आज इस तकरीब को रखने का मकसद यही था कि हमारे जो पाकिस्तान सिंध पुलिस के जो कमांडोज़ हैं वो किसी से कम नहीं हैं। हर तरह के मसले में, हर तरह के मसाइल के अंदर, हर तरह के सिचुएशन को ये कंट्रोल करने के लिए हर वक्त जो है वो हाजिर हैं। जी पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के MPA तारिक मसूद अराइन ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम को हद तक की इज्जत का 1 अरब रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के MPA तारिक मसूद अराइन ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम को हद तक की इज्जत का 1 अरब रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। हाफिज नईम ने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिससे मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया और मेरे वोटरों की दिल आज़ारी की गई है। हाफिज नईम 14 रोज़ में MPA तारिक मसूद अराइन पर लगाए गए मन घड़त बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माफ़ी मांगे, वरना 1 अरब रुपये हर्जाना अदा करें। बसूरत दीगर मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। कानूनी नोटिस का मतन है ये, आपको यहाँ पे अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के MPA तारिक मसूद अराइन ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम को हद तक की इज्जत का 1 अरब रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। हाफिज नईम ने मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिससे मेरी साख को नुकसान पहुँचाया गया और मेरे वोटरों की दिल आज़ारी की गई है। ये नोटिस का मतन है। नोटिस के मतन में मज़ीद कहा गया, हाफिज नईम 14 रोज़ में MPA तारिक मसूद अराइन पर लगाए गए मन घड़त बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माफ़ी मांगें, वरना 1 अरब रुपये हर्जाना अदा करें। बसूरत दीगर मज़ीद कानूनी कार्रवाई के सामना करने के लिए तैयार हो जाएँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त और तालीमी मयार बेहतर बनाने के आज़म का इज़हार किया है। सिंध के सदर महमूद मौलवी ने आइंदा हफ्ते पार्टी मंशूर पेश करने का ऐलान कर दिया। बोले, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में हर हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। वो नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से खसूसी बात कर रहे हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का क़याम तो अमल में आ चुका है, अब जो है उसकी तंजीम साजी का अमल भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सदर महमूद मौलवी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इनका क्या मंशूर है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का, और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तंजीम साजी कब से शुरू हो रही है कराची बिलखुसूस सिंध के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तंजीम साजी अभी पंजाब में शुरू हो चुकी है और सिंध में इंशाअल्लाह इसी महीने में शुरू हो जाएगी, जिसमें हम हर शहर में अलग अलग तंजीम बना रहे हैं, जिसमें कराची होगा, हैदराबाद होगा, सक्खर होगा, लड़काना होगा, पूरे सिंध के अंदर हम हर जगह तंजीम भी होगी और हमारे कैंडिडेट्स भी हम इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह खड़ा करेंगे। ठीक है ना। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी मंशूर, देखिए मंशूर जो है लोगों के बेहतरी के लिए होगा। इसमें हम कोई ऐसा मंशूर नहीं लेके आ रहे हैं, जो मंशूर अभी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम बाकायदा पब्लिश करेंगे। देखिए मंशूर में ये है कि हमारा कहना है कि 300 यूनिट तक जो बिजली है वो गरीब आवाम को फ्री में होना चाहिए, जो मेन इशू। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि तालीम की जो सहूलत है वो बिल्कुल हर सूबे में है, मगर वो मयार पे नहीं है जो कि मयार पे होनी चाहिए। वो मयार पे आना चाहिए, क्यों? ताकि ये जो हम कोटा सिस्टम है ना, जो क्यों कर रहे हैं कोटा सिस्टम, इसलिए कर रहे हैं कि तालीम में बड़ा फ़र्क है। एक अमीर आदमी के तालीम में
اور ایک غریب آدمی جو کہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھ رہا ہے، اتنا فرق ہے کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ فرق کو ہم ختم کریں گے. راشن جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان میں وہ آئٹم ہو جو کہ ڈیلی روز استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ایک عام آدمی کو اتنا سستا ملے کہ وہ جا کے وہ لے سکے. ہاں جی، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو اسی ماہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تنظیم سازی کا بھی آغاز کر رہے ہیں. ان کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین، وہ بھی جو ہے کراچی کا وزٹ کریں گے اور مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے، اور مزید انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مزید جو ارکان ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گے ان کی پارٹی میں. جی، سویڈن میں توہین قرآن مجید کے خلاف کراچی کی تاجر برادری بھی سراپا احتجاج بن گئی. آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے تحت برنس روڈ فریسکو چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. آج بالکل سویڈن میں قرآن شریف کی بےحرمتی کے واقعے کے خلاف جہاں امت مسلمہ جو ہے اس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، تو وہیں کراچی کے تاجر بھی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں پہ فریسکو چوک پہ، جہاں پہ آل سٹی تاجر اتحاد کے تحت احتجاج کیے جا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گلباری. شرجیل صاحب، کیا کہیں گے جو واقعہ پیش آیا سویڈن میں، اس حوالے سے کتنی مذہبی جو امت مسلمہ کے جو جذبات مجروح ہیں؟ جذبات تو مجروح ہے. ظلم یہ ہے کہ وہاں کی عدالت نے اس کے احتجاج کی ان کو جو ہے پرمیشن دی. اس چیز کا کہیں بھی پرمیشن نہیں. اول تو کسی مذہب کے خلاف نہیں ہونے، جو دین اسلام کے خلاف تو کسی حالت میں یہ برداشت سے باہر ہے. OIC نے جس طریقے سے اجلاس کیا ہے، OIC کی سطح پہ تمام اسلامی مسلم ممالک کو ان کی معیشت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو ملعون جس نے یہ حرکت کی مومکا نے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس کو سزائے موت دینی چاہیے. پاکستانی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ کیا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سفیر کو دربدر کرنا چاہیے سویڈن کے؟ بالکل، سویڈن کے سفیر کو برطرف کرنا چاہیے، اور ہماری ایمبیسی بند کر کے وہاں سے ہمارے سفارتکار کو واپس بلا لینا چاہیے. ہمیں اس ملک کی کہیں ضرورت نہیں ہے جو اسلام اور اسلامی احکامات سے ہٹ کے کام کر رہا ہو. سب سے بڑی بات ہے قرآن پاک کو جو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور بھی تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ سویڈن کے جو ہم سے امپورٹ ہوتی ہے، جو ہمیں کیا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. مسلمان ایک امن پسند قوم ہے اور ہم ہمیشہ امن چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں، مگر یہ جو ہمارے مذہبوں کو جو یہ کر رہے ہیں نا، قرآن ہمارا شریف ایک واحد ہمارا قرآن شریف ہے جس پہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ ہمیں امن پسند سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم امن پسند رہیں. ہم امن پسند قوم ہیں. ہم پاکستان میں امن و پکان سے رہتے ہیں، دنیا سے مل جل کر رہ رہے ہیں. ہمیں جو بھی مسلمان کنٹری ہیں ان سے سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیا جائے اور سخت سے سخت احتجاج کیا جائے. جی بالکل، یہ تھے تاجر رہنما جنہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو پاکستان میں سویڈن کے سفیر ہیں ان کو یہاں سے جو ہے وہ برطرف بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر برادری انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو سویڈن کی مصنوعات ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اسی صورتحال کو تسلسل رکھتے ہوئے امت مسلمہ اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی سویڈن کی اشیاء کے جو ہے بائیکاٹ کریں. جی، انٹرنیشنل ایتھلیٹ موعد بلوچ کی ایشین چیمپئن شپ کے لیے تیاری جاری ہے. کوچ روما الطاف کا کہنا ہے کہ نیشنل کوچنگ سینٹر کے بسیدہ ٹارٹن ٹریک کی وجہ سے تیاری میں مشکلات کا سامنا رہا. مزید بتا رہے ہمارے نمائندے جاوید اقبال. جی سر، میں نیشنل کوچنگ سینٹر میں موجود ہوں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل کوچ اور موعد بلوچ کی ٹرینر روما الطاف. روما، کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ موعد تیاری کر رہے ہیں ایشین چیمپئن شپ کے لیے؟ کتنی امیدیں، کتنے امکانات ہیں جیت؟ جی تھینک یو سو مچ. تیاری تو دیکھیں وہ اپنی کر رہا ہے الحمدللہ، لیکن بس کراچی سینٹر آپ کو ہی پتہ ہے ٹریک کے کیا حالات ہیں، تو بس ٹریننگ کے دوران بچوں کو انجریز بہت ہوتی ہیں. موعد کو بھی پچھلے لاسٹ منتھ تھوڑی سی انجری تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ریہیب ہو گیا، اس کی فزیو ہوئی ہے الحمدللہ. تیاری تو اس کی پوری ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنا جو ایک بیریئر ہے، ٹائم ہے، پاکستان کا ریکارڈ جو اس کا اپنا ریکارڈ ہے، انشاءاللہ وہ اسی ریکارڈ کو بریک کر کے اچھا ٹائم کرے گا. تو پھر اگر اچھا کرے گا تو انشاءاللہ بیسٹ 8 فائنل میں تو انشاءاللہ اس کو. آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ ٹریک پہ مشکلات ہے یا خراب ہے، کیا اس میں خرابی ہوگی اس پورے ٹریک میں؟ کب کا ہے؟ دیکھیں ٹریک تو ایکسپائر ہو چکا ہے تو سب کو پتہ ہے، تو ٹریک پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. اسپائکس میں ٹریننگ صحیح سے ہوتی نہیں ہے، اسپائکس آپ کے پش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹک ہو رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہیمسٹرنگ اور کوارٹرسیپ کی انجریز بہت ہوتی ہیں کیونکہ لوڈ پورا پڑتا ہے. سو سرفیس ظاہر آف کورس اسموتھ نہیں ہے، سرفیس صحیح نہیں ہے. اس کے ساتھ بیسکلی بہت پلان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کو سسٹمیٹکلی.
मैं लेके चल रही हूँ, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िटनेस लेवल उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। So ये ट्रैक इंटरनेशनल एथलीट के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल एथलीट के लिए ये ट्रैक क्या हमारे पाकिस्तान के बहुत वॉक करने के लिए रह गए। जी वॉक कर बस ये वॉक के लिए रह गया। तो ये है कि बस, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ज़ाहिर है जो भी बच्चों को जो बात हुई आपकी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के इंतजामिया से, इस्लामाबाद वालों से, कोई यहाँ के डायरेक्टर वगैरह? नहीं, मेरी क्या होगी, सबको ये बात पता है, सारी आप लोग उनसे मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं? हाँ जी, वो तो बिल्कुल, मैं तो कई प्लेटफॉर्म से बोल कर और बात कर के मैं तो थक चुकी हूँ, और डायरेक्टर को भी पता है। और ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये इतने ऊपर के अथॉरिटीज़ के काम होते हैं कि वो उनको ज़ाहिर ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली बस यही है कि उसको लेकर चल रही हूँ, उसको सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग करवा रही हूँ, और इंशाल्लाह अभी उसकी फ़िटनेस वगैरह बहुत अच्छी है। सो मैं एक्सपेक्टिंग कि फाइनलिस्ट होगा इंशाल्लाह, और अपना टाइम भी अच्छा करेगा। लेट्स सी मेडलिस्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन हम दुआएं हमारे उसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि रोमा अल्ताफ़ बताई थी कि तैयारी तो पूरी है, लेकिन यहाँ जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, मोहित बलोच समेत कई खिलाड़ी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अब ये जगह बहुत ही ख़तरनाक हो गई खिलाड़ियों के लिए। वो क्योंकि जगह जगह जो है जो टार्टन ट्रैक है वो खड़ चुकी है, घिस चुकी है, इतनी ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड यहाँ पर इसको तब्दील करे और यहाँ पर नई जो टार्टन ट्रैक है उसके लगाने का इंतज़ाम करे, ताकि जो खिलाड़ी है बड़े वो अपनी बेफिक्री से और पूरी अपनी ताकत से यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, अच्छी तैयारी करें बड़े इवेंट्स के लिए। जी।